So today we are discussing doubts of chapter coordination compound and haloalkanes and haloarenes. Okay, तो एक डाउट है आपका that is in a SN1 reaction on chiral centers there is जब आपके पास किसी chiral center पे SN1 रिएक्शन होती है तो क्या होता है देखो SN1 रिएक्शन में होता क्या है बेसिकली अगर मैं एग्जांपल लूं लेट अस से ये आपका कोई यू कैन से क्लोरोअल्केन है ओके अब ये SN1 रिएक्शन से OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट कर रहा है लाइक दिस और ये आपके पास इसको सॉलिड लाइन से बना दो क्लियर तो आपके पास होता क्या है सबसे पहले अगर SN1 मैकेनिज्म है तो पहले कार्बोकटायन बनेगा उसके बाद OH नेगेटिव आयन अटैक करता है या तो उसी डायरेक्शन से कर सकता है या उससे बैकवर्ड डायरेक्शन से कर सकता है ओके क्योंकि ये जो कार्बोकटायन बनता है वो प्लेनर होता है प्लेनर का मतलब इसमें ये जो तीनों एटम है जो उसके साइड में लगे हैं तीनों ग्रुप वो जो है वो इसी प्लेन में है जैसे स्क्रीन वाले प्लेन में तो आपका जो अटैक है वो OH नेगेटिव आयन का वो ऊपर से भी हो सकता है वो पीछे से भी हो सकता है तो इसमें रेसिमाइजेशन होती है ठीक जैसे मान लो ये आर कॉन्फ़िगरेशन वाला था क्योंकि इन्होंने बोला कायरल सेंटर है तो कायरल सेंटर आर या एस में से कोई होगा ठीक मान लेते हैं आर है तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो आर एंड एस दोनों बन सकता है क्योंकि कार्बोकटायन इंटरमीडिएट के ऊपर फॉरवर्ड साइड से और बैकवर्ड साइड दोनों से अटैक हो सकता है बट फिर भी कुछ हद तक इन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन्वर्जन के चांस इसलिए ज्यादा होते हैं कि जैसे वैसे तो हम कहते हैं कि इसमें होता क्या है हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वेट करता है कार्बोकटायन बनने की उसके बाद अटैक होता है कार्बोकटायन के ऊपर और कार्बोकटायन के ऊपर दोनों साइड से अटैक हो सकता है फॉरवर्ड से भी बैकवर्ड से भी तो इसमें हम कहते हैं रेसिमाइजेशन होती है बट कंप्लीट रेसिमाइजेशन नहीं होती बैकवर्ड अटैक होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं यू कैन से 60% 60 50 टू 52 to 60% जो है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है 40 to 45% जो है वो यू कैन से कि सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट बनता है क्योंकि ऑब्वियस है ये एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें थोड़ी सी टेंडेंसी तो होगी कि कार्बोकटायन बनने से पहले ही ये अटैक कर दे ओके और वो अटैक बैकवर्ड साइड से होगा तो इसलिए इसके केस में आंसर 100% रेसिमाइजेशन नहीं है 100% रेसिमाइजेशन का मतलब होता है कि 50% आर फॉर्म और 50% एस फॉर्म बने बट एक्चुअल में मैंने बोला ना कि थोड़ी इन्वर्टेड वाली थोड़ी सी ज्यादा बनेगी तो इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू द पार्शियल रेसिमाइजेशन दिस इज योर आंसर ऑप्शन नंबर बी ओके हालांकि कोई ज्यादा फर्क नहीं होता 4-5% का ही फर्क होगा ओके बट फिर भी फर्क होता है जो आपके पास इन्वर्जन वाला है वो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में बनता है एज कंपैरिजन टू रिटेंशन नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन क्या दे रखा है SN2 रिएक्शन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अराइल हैलाइड with an aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation yes क्योंकि इन्वर्जन हो जाती है ना कॉन्फ़िगरेशन की अगर डेक्स्ट्रो होगा तो वो लीवो बन जाएगा लीवो का डेक्स्ट्रो प्रोडक्ट आएगा ओके क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको आर एंड एस में भी एक्सप्रेस कर सकते हो डेक्स्ट्रो और लीवो में भी एक्सप्रेस कर सकते हो और जैसे आपको पता है SN2 में इन्वर्जन होती ही है तो जो आपका डेक्स्ट्रो है उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो लीवो वाला अल्कोहल बनेगा अगर आपका अल्काइल हैलाइड डेक्स्ट्रो था तो आपका अल्कोहल लीवो बनेगा SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ये तो उल्टा बोल दिया रीजन गलत है असर्शन ठीक है assertion is wrong reason is incorrect option number C जो SN2 रिएक्शन होता है ना SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म याद करो क्या था ये हाइड्रोक्साइड आयन है ठीक और ये मान लो ऑप्टिकली एक्टिव कोई आपका क्लोरोअल्केन है ओके तो अगर ये टुवर्ड यू है इस टाइम है ना टुवर्ड यू को सॉलिड लाइन से दिखाते हैं तो SN2 में आपको पता है कि ये अटैक करेगा और तब ये जाएगा
तो ऑब्वियस है इसने अटैक बैकवर्ड साइड से किया है। अगर ये बैकवर्ड साइड से अटैक किया है तो अब जो है अब इन्वर्जन नहीं हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन की। तो अब ये बैकवर्ड साइड होगा तो इसको डैश्ड लाइन से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप ये मान के चल रहे हो कि ये तीनों एक प्लेन में है, ये आपकी तरफ था। ओके, बट जब इसके ऊपर OH नेगेटिव आयन का अटैक हुआ बैकवर्ड साइड से, उस टाइम ये क्लोराइड आयन निकल आया। ठीक, तो बैकवर्ड साइड से अटैक हुआ और ये हाइड्रोक्साइड आयन पीछे से लगा है, तो पीछे से लगेगा तो इसको डैश्ड लाइन से दिखाएंगे लाइक दिस। तो ये इसको क्या बोलेंगे, ये इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अगर ये R था तो ये S होगा, अगर R एंड S की बात करें। अगर ये डेक्स्ट्रो था तो ये लीवो होगा। ओके, क्लियर। तो इसके केस में SN2 के केस में आपके पास हमेशा इन्वर्जन होती है, तभी तो उन्होंने बोला, ये इन्होंने पता क्वेश्चन में असर्शन में क्या बोला हुआ है, SN2 रिएक्शंस ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव अराइल हैलाइड। कोई ऑप्टिकली एक्टिव अराइल हैलाइड है, मान लेते हैं वो डेक्स्ट्रो है, with an aqueous solution of KOH always gives an alcohol with opposite sign of rotation। अल्कोहल ऑफ विद ऑपोजिट साइन ऑफ रोटेशन का मतलब है कि अगर डेक्स्ट्रो हुआ तो वो लीवो वाला प्रोडक्ट देगा, अगर लीवो हुआ तो वो डेक्स्ट्रो वाला प्रोडक्ट देगा। तो इसमें बात सही बोली है, वॉल्डन इन्वर्जन नहीं होती इसमें, वॉल्डन इन्वर्जन, इसमें रेसिमाइजेशन नहीं होती, इसमें इन्वर्जन हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन की। उसके बाद SN2 रिएक्शन ऑलवेज प्रोसीड विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये तो बात इन्होंने गलत बोली ना, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी ना होती है, वो तो इवन SN1 में भी नहीं होती। SN1 में भी आपको आपको पता है कि 40 to 50% जो है प्रोडक्ट आपका इन्वर्टेड वाला बनता है, 50 to 60% जो प्रोडक्ट है वो आपका, सॉरी उल्टा बोल गया, 50 to 60% इन्वर्टेड वाला प्रोडक्ट बनता है और 40 to 50 वाला रिटेंशन वाला प्रोडक्ट बनता है। SN2 में तो हमेशा इन्वर्जन ही होती है, रिटेंशन तो बिल्कुल ही नहीं होती। तो रीजन तो बिल्कुल गलत है, असर्शन ठीक है, तो उसमें ऑप्शन नंबर सी बना इसका। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट an aromatic compound has molecular formula C7H7Br, give the possible isomers and appropriate method to distinguish them। सबसे पहले ये C7 एरोमेटिक है, C7H7Br, तो कितने एरोमेटिक कंपाउंड है जिनका ये फॉर्मूला है, एक तो हो गया ये, एक हो गया ये, एक हो गया आपका ये, एक हो गया आपका ये। तो इस फॉर्मूले वाले टोटल 4 एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ये वाले। ओके, तो इट मींस इसका आंसर है 4 आइसोमर्स आर देयर, तो ऑप्शन नंबर बी या सी में से कोई होगा। अब ये कह रहे हैं कि इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है। अगर तो सिर्फ इसको डिस्टिंग्विश करना होता, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास इसमें अगर AgNO3 डालोगे तो होगा क्या, AgNO3 डालने पे ये NO3 इधर चला जाएगा, Br इधर ले आएगा। ओके, अल्टीमेटली आपके पास क्या बन जाएगा, AgBr और इसके प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो इसकी आप एनालिसिस जो ये वाला है, इसके ये जो है ये AgNO3 के साथ प्रेसिपिटेशन शो करेगा, और ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ब्रोमीन कार्बन बेंजीन वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो तो इनके बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, तो ब्रोमीन आयोनाइजेबल नहीं होता, इसमें भी आयोनाइजेबल नहीं है, इसमें भी आयोनाइजेबल नहीं है। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन AgNO3 सॉल्यूशन से कर सकते हैं बट चारों की नहीं, फिर सिर्फ इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन तीनों में आपस में डिस्टिंक्शन कैसे करोगी, इस मेथड से ना होगा। बट अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन मेथड की, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में ये जो अल्काइल ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन होते है, तो जब ऑक्सीडेशन करवाओगे तो CH2 की ऑक्सीडेशन जिसके साथ Br लगा है वो थोड़ा डिफरेंट वे से प्रोसीड करेगी। ये जो मिथाइल है जिसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, आपको पता है ना इनका ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, ये -I इफेक्ट शो करते हैं, ये +R इफेक्ट शो करते हैं। तो ये जो आपके पास है ये कुछ एक इफेक्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो स्पीड है, बेसिकली ऑक्सीडेशन की, क्योंकि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन की जो स्पीड है इस ये कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज होगा वो डिपेंड करेगी ये Br ऑर्थो पे लगाया है पैरा पे मेटा पे लगा कि पैरा पे लगा है। ठीक,
तो जिस वजह से क्या होगा, एक तो इनके आपस में ऑक्सीडेशन करवाने के बाद प्रोडक्ट डिफरेंट बनेंगे, और साथ में वो प्रोडक्ट बनने की स्पीड भी डिफरेंट होगी चारों में। तो इस तरह आप इन चारों में डिस्टिंक्शन भी कर पाओगे। ओके, और टोटल वैसे आइसोमर कितने बनते हैं, 4। तो 4 isomers are there and they can be distinguished by the oxidation. Okay, they behave differently and with the different speeds toward oxidation because of the different position of the substituent. और ये तो डिफरेंटली ही बिहेव करेगा तीनों से, क्योंकि इसके केस में ब्रोमीन जो है वो अल्काइल ग्रुप के ऊपर लगा हुआ। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th, an important chemical method to resolve an acidic mixture make use of the following formation। इसको याद कर लो, एक मतलब कंसेप्ट ही है, डायास्टीरियोमर्स। हमने जब जैसे मान लो आपके पास मिक्सचर है, एक सोल्यूशन है, इसमें डेक्स्ट्रो एंड लीवो दोनों तरह के आइसोमर है, आपने उन दोनों को सेपरेट करना है। ठीक है, डेक्स्ट्रो और लीवो आइसोमर सिर्फ और सिर्फ किस में डिफर होते हैं, ये दोनों डिफर होते हैं ऑप्टिकल रोटेशन में, बाकी इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ऑप्टिकल रोटेशन में डिफर करते हैं। ठीक, तो इनको सेपरेट करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, मान लो आपके पास मिक्सचर बन गया, बट आपने सेपरेट करना है। सेपरेट कैसे किया जा सकता है, सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऐसा कुछ करवाते हैं जिसमें क्या होगा, दोनों के डायस्टीरियोमर्स बन जाएंगे। और डायस्टीरियोमर्स आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज में और केमिकल प्रॉपर्टीज में इतने डिफर ना भी करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो बहुत ज्यादा डिफर करते हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। डायस्टीरियोमर्स आर डिफर इन दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उन फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस यूज करके हम इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। जैसे मान लो डेक्स्ट्रो से जो डायस्टीरियोमर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, और लीवो से जो डायस्टीरियोमर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 है डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस है, अब जो डायस्टीरियोमर्स बने उनको आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। 100 वाला जल्दी बॉयल होगा, 200 वाला कम, थोड़ा लेट बॉयल होगा। ठीक, तो इसलिए हम क्या करते हैं, रेसिमिक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए उनको डायस्टीरियोमर्स बनाते हैं पहले। बिकॉज डायस्टीरियोमर्स क्यों बनाया, बिकॉज दे डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफर करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मॉडिफिकेशन, रेसिमिक मॉडिफिकेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर ही बोलो इसको, ओके, इनटू डी एंड एनेंशियोमर्स इज कॉल्ड, ये जो हम सेपरेट करते हैं डेक्स्ट्रो और लीवो को, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन, कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं दोनों को। ओके, रेजोल्यूशन। 38th, which of the following will have meso isomer also, meso isomer also। अब ये meso isomer क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि आपके पास अगर मॉलिक्यूल में दो कायरल सेंटर हो, मान लेते हैं ये कायरल सेंटर 1, ये कायरल सेंटर 2, ये जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और दूसरे वाला जो है वो लीवो है, या ऐसा बोलो कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन आर है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। ठीक, तो ये जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसका ऑपोजिट इफेक्ट एस वाला प्रोड्यूस कर देगा। ओवरऑल आपका मॉलिक्यूल क्या हुआ, कुछ भी नहीं, हालांकि इसमें दो कायरल सेंटर थे। ठीक, तो इस वजह से आप बोलोगे कि मॉलिक्यूल आपका मीजो आइसोमर है, उसको मीजो आइसोमर फॉर्म बोलते हैं। ओके, जैसे एग्जांपल में इसका एग्जांपल देखते हैं, आई थिंक ये होगा बी आंसर। क्यों बताता हूँ अभी। 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, अब इसका स्ट्रक्चर बनाएं, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन। ठीक, तो ये है 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने इसकी रिप्रेजेंटेशन वो वाली करी है, क्या बोलते हैं इसको, फ्लाइंग बैज नहीं, ये कौन सी है, ये 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है, नहीं 100 हॉर्स भी नहीं है, दिस इज, तो ये हमने फिशर प्रोजेक्शन करी है। तो आपके पास फिशर प्रोजेक्शन में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके, ये आपके पास तरीका फिशर प्रोजेक्शन को लिखने का। ठीक,
तो फिशर प्रोजेक्शन को लिखने का ये तरीका है, ठीक। तो ये किसकी फिशर प्रोजेक्शन है, 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन की, मतलब 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के एक ये वाला आइसोमर है, एक ये वाला आइसोमर है, ठीक। इसमें इन दोनों ये जो 2,3 डायमेथाइल डायक्लोरो डायमेथाइल ब्यूटेन 2,3 डायक्लोरो ब्यूटेन है। एक मिनट रुकना जरा, इसमें मिथाइल क्यों लगाया फिर मैंने, यहाँ पे अच्छा आएगा, ये अच्छा है, ये ओके क्लियर। तो इसके केस में आपके पास 2,3 डायक्लोरो मिथेन के केस में आपने देखा कि आपके पास ये वाला जो बनता है, इसके केस में ये वाला पॉइंट जो है इसका, इसकी क्या है 1 2 3, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है लॉजिकली एस होनी चाहिए, बट एच जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है और वो बॉटम पे नहीं है, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर नहीं है, तो इसकी आर है। और इसकी नोट करोगे तो ये एस है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल में क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल को इफेक्ट को कैंसिल कर देना है, ओके। क्योंकि इनके केस में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में। कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ये वाला, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ओके। तो इस वजह से, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से आपका मॉलिक्यूल दो मिरर इमेज हाफ में कट हो रहा है, ठीक। तो ऐसे, और इनके इसमें दोनों कायरल सेंटर जो हैं आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये मीजो आइसोमर है। ये वाला मीजो नहीं है, क्योंकि इसमें अगर ये वाला आर है तो ये भी आर है, ओके क्लियर, चाहे करके देख लेना, ठीक। बट इसकी ये वाली फॉर्म जो है, जो वो मीजो आइसोमेरिक फॉर्म है, तो ये इसका आंसर है बी, 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन। नेक्स्ट है आपको, आपके पास रेसिमिक कंपाउंड हैज, वैसे रेसिमिक इसको यहाँ पे वर्ड यूज करना चाहिए था कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर, कंप्लीट रेसिमिक कंपाउंड्स ऐसे। कंप्लीट रेसिमिक, कंप्लीट का मतलब होता है कि दोनों जो हैं वो हाफ हाफ में पड़ी हैं, तो उसको बोलते हैं इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स। एनेंटियोमर्स तो आप समझते हो ना, विच आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल उसकी ही मिरर इमेज है, लेट्स जस्ट से दिस इज वन मॉलिक्यूल, दूसरा, ठीक, ये है। और ये मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है और डेक्स्ट्रो है, तो इसकी जो मिरर इमेज जैसा मॉलिक्यूल होगा वो लीवो ही होगा। इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म का इक्विमोलर मिक्सचर को क्या बोलते हैं, कंप्लीट रेसिमिक मिक्सचर, ओके, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर्स, बस ये वाली ऑप्शन ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट कलर्ड येलो, कलर्ड येलो, इसका वैसे पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है बच्चों को, ठीक। इसमें पता लगाने का तरीका यही है कि जो Fe+2 के सॉल्ट होते हैं वो येलो ना होके वो ब्राउनिश से होते हैं, वो येलो नहीं होते, ठीक है। इसमें मतलब ये नहीं आप सोच सकते कि अच्छा ये इसका कलर क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, क्योंकि ये आपको थोड़ी ना पता है, ठीक है। वो तो कलर तो याद ही करने पड़ते हैं। हाँ बट इतना याद है कि Fe+2 वाले जो सॉल्ट हैं, ये हमने 10th में भी करा था कंसेप्ट, 10th में भी करते हैं ना शुरू में, कि जो Fe+2 के जो सॉल्ट होते हैं वो या तो ग्रीन बनते हैं या ब्राउन बनते हैं, Fe+2 वाले ग्रीन ही होते हैं, तो ये वाला इसलिए, ओके, विच इज नॉट कलर्ड येलो। ये इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाने जाओगे तो आपको इनका कलर नहीं मालूम होगा, ना इसका मालूम होगा ना इसका मालूम होगा। हाँ इसका तो आप फिर कह सकते हो कि क्रोमियम का सॉल्ट है तो ये थोड़ा सा येलो ही होता है, क्रोमियम के जितने भी +6 वाले हैं वो येलो या ऑरेंजिश येलो में होते हैं, ओके। तो इसके केस में आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसमें एलिमिनेशन मेथड नहीं लगेगा, इसमें लगेगा कि किसका कलर येलो नहीं होता, ठीक है। तो उसमें एलिमिनेशन नहीं, एलिमिनेशन में मत जाना, ठीक है, कि इसका येलो होता है, इसका येलो होता है, इसका येलो होता है, क्योंकि अब सच बताऊं तो मेरे को इसका कलर याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है कि येलो होता है, ठीक है क्लियर। तो बस मेरे को इतना याद है कि Fe+2 के जो सॉल्ट हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ओके। और अगर +3 का भी होता तो वो ऑरेंज कलर का, वो ऑरेंज नहीं सॉरी, वो ब्राउन कलर का होता है, जो जैसा रस्ट का कलर होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये टिक किया मैंने। उसके बाद आपके पास ये नेक्स्ट है, फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन और कंपाउंड
फॉर्मेशन रिएक्शन, इसके केस में EDTA4 है जो कि हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, हेक्साडेंटेट को लिगेंड को ऐसे ट्रीट करो जैसे बाइडेंटेट लिगेंड 3 होते हैं, तो कोबाल्ट के ऊपर 3 बाइडेंटेट लिगेंड लगे हों तो उसके केस में लाइक दिस। ओके, तो ये ऑप्टिकली आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। तो बस ये है कि EDTA में क्या होता है, ये एक ही लिगेंड है जो 6 कोऑर्डिनेटिंग साइड्स को ऑक्यूपाई कर रहा है। फीलिंग इसकी वैसे ही आएगी जैसे 3 हेक्साडेंटेट हेक्सा सॉरी 3 बाइडेंटेट लिगेंड की आएगी। तो इसके केस में जो P बनेगा दैट विल बी द ऑप्टिकली एक्टिव। निकल +2 DMG, डायमिथाइल ग्लाइऑक्साइन। ओके, इसके केस में आपके पास निकल +2 फॉर्म में और DMG जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो इसके केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा ना, उसमें आपको पता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ये कल ही हमने की है, इसमें स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक, तो ये ऑप्शन है क्यू वाली, बट फिर भी बाकी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जिंक+2 में 3D10 हो चुका होता है, तो ये ग्लाइऑक्साइम के साथ या तो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएगा, ग्लाइऑक्साइम जो है वो बाइडेंटेट लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल बनाएगा या टेट्राहेड्रल बनाएगा। और हमने कल ही किया था कि टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स भी जिनके साथ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड लगे हों वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देते हैं, एंड में किया था ये। तो ऑक्टाहेड्रल बना फिर तो पक्का ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में भी कर देगा, क्योंकि इसमें यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसके केस में जो जिंक+2 आयन है ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही बनाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव बनाता है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। और प्लेटिनम +4 में जब इतना ज्यादा पॉजिटिव होता है और लिगेंड भी एक्सेस में दे रखा है, उस टाइम जो प्लेटिनम है वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाता है, तो EN जो है वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाएगा प्लेटिनम के साथ, तो कैसा बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा। और हमने कल किया था डिस्कस कि ऐसे वाले जो कंपाउंड्स बनते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि इनकी जो मिरर इमेज बनती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है। ओके, तो इसके केस में जो इसमें ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनेगा दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो कौन सा, क्यू एक ऐसा आपके पास है जो बनेगा, तो वो स्क्वायर प्लेनर बनेगा। स्क्वायर प्लेनर बनने की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा स्क्वायर प्लेनर में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं होती, इस वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास, अब आप पूछोगे सर नहीं आपको कैसे पता लग गया कि इसका स्क्वायर प्लेनर बनना है। जो निकल+2 है, निकल+2 की कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3D8, और जो ग्लाइऑक्साइम है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक, तो 3D8 में याद करो, 3D8 में वेसेपर थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं। 3D8 इज लाइक दिस, उसके बाद 4s और 4p। अगर तो ये पेयरिंग ना करवाए और sp3 हाइब्रिडाइजेशन करवा दे, ठीक है, फिर तो जो अपने साथ ये दो ग्लाइकोजेन जोड़ेगा वो उसके साथ टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे, और अगर टेट्राहेड्रल शेप बनाएंगे फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बट एक्चुअल में ग्लाइकोजाइम स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है। ओके, बाइडेंटेट लिगेंड स्ट्रॉन्ग ही होते हैं मोस्टली। तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास हुई पेयरिंग, पेयरिंग होने से क्या हुआ, आपके पास कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो होगी, DsP2। तो और अगर DsP2 हाइब्रिडेशन शो होगी तो DsP2 हाइब्रिडेशन में शेप कौन सी होती है, स्क्वायर प्लेनर। इस स्क्वायर प्लेनर शेप की वजह से निकल+2 फॉर्म में ग्लाइऑक्साइम के साथ ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर शो नहीं कर पाएगा। बाकी जितने भी हैं वो या तो टेट्राहेड्रल बना रहे हैं या ऑक्टाहेड्रल, या दोनों पॉसिबिलिटी हैं, बट स्क्वायर प्लेनर वाली पॉसिबिलिटी नहीं है उनमें। ओके, चलो अब आपके पास नेक्स्ट है 61st, obtained by chlorination of N-butane will form। ये जो बना है बाय द क्लोरीनेशन ऑफ N-butane, ये बनाया इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर है, ये वाला कार्बन, क्योंकि ये 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ठीक, और क्लोरीनेशन में आपके पास फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन होती है ना, क्लोरीनेशन में मैकेनिज्म क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। ठीक, और रेडिकल प्लेनर होता है, तो प्लेनर रेडिकल के ऊपर ऊपर से भी अटैक हो सकता है नीचे से भी, तो इसके केस में रेसिमिक मिक्सचर बनेगा, तो इट विल फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर। क्यों, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है
मैकेनिज्म जो है उसमें आप देखोगे कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इन्वॉल्व है, और फ्री रेडिकल जो है वो प्लेनर ज्योमेट्री का होता है। प्लेनर के में ऊपर से और नीचे से दोनों से अटैक हो सकता है। और इस टाइम क्या, उस टाइम होता क्या है, उस टाइम आपके पास ऊपर से अटैक हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी, नीचे से अटैक हो गया तो कॉन्फ़िगरेशन कुछ और होगी, मतलब उल्टी होगी। डेक्स्ट्रो का उल्टा लीवो, आर का उल्टा एस। ओके, तो इसमें क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। चलो जी, ये 62 और 63 आपको आते ही हैं। तो नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट आपके पास ये वाला डाउट तो हो गया, ये शायद जसप्रीत ने भेजी थी पिक, ये भी हो गया हुआ है। ओके, इसका आंसर क्यू ही है, इसने मार्क किया हुआ है। उसके बाद ये है, द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, इसका ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन अभी मैंने टच नहीं किए। एक्चुअल में ये जो ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन ऐसे होता है ना मॉलिक्यूल, ये एज सच ही ऐड हो जाता है। इसका मतलब ये वाला ब्रोमीन अगर यहाँ पे ऐड होगा तो ये वाला ब्रोमीन उसके सामने होगा, ऐसे नहीं होगा कि ये वाला ब्रोमीन यहाँ और ये वाला ब्रोमीन ऐसे डायगोनली ऑपोजिट नहीं हो सकते। क्योंकि Br2 मॉलिक्यूल एज सच पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एक एटम इधर चला जाता है और उसी साइड से दूसरा ब्रोमीन दूसरे कार्बन पे अटैक करवाता है। तो इनके कहने का मतलब है कि ब्रोमीन आपस में सामने सामने आने चाहिए, सेम साइड पे होने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक ब्रोमीन इस साइड से अटैक किया और ये जो दूसरे वाला बाउंडेड ब्रोमीन है वो इस साइड से अटैक कर रहा है, वो भी उसी साइड से अटैक करेगा ना। तो दोनों ब्रोमीन आपस में एक दूसरे के सामने होंगे, तो इट मीन ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी, बी और सी नहीं हो सकता। तो इसके दो आंसर है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक तरह का, ए एंड डी। और अगर ये सिंगल ऑप्शन में आ जाए तो ए और डी में से दोनों में से कोई भी आंसर किया होगा आपने, वो दोनों ठीक ही होंगे, उसको ठीक माना जाएगा। चलो आगे करें। उसके बाद ये सिक्स, ये क्या बोला गया है, आयोडीन एक्सेस में डाला इसमें और ये प्रोडक्ट एक्स बना, एलिमिनेशन में हो गई। मतलब ये कह रहे हैं एलिमिनेशन प्रोडक्ट बन रहा है ना, ठीक। नहीं, ये सब्स्टिट्यूशन वाला भी आंसर दिया, वो सब्स्टिट्यूशन भी दी हुई है। एलिमिनेशन भी हो सकती है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है। कौन सा होना कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट जो है वो लेस पोलर है, क्योंकि वाटर होता फिर तो मोर पोलर होता ना। ये क्या है, ये तो एसीटोन है, एसीटोन लेस पोलर सॉल्वेंट है। लेस पोलर सॉल्वेंट में आपके पास जो है वो क्या फेवर होता है, वो एलिमिनेशन फेवर होती है, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या होता है, हाइड्रो हेलोजन डीहाइड्रो हेलोजनेशन होती है ना इसमें, एलिमिनेशन में याद करो, एलिमिनेशन रिएक्शन करा हुआ है। तो उसमें होता क्या है, उसमें जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है, वो प्रोटॉन पे अटैक करता है, उस कार्बन के प्रोटॉन पे जो उस कार्बन से नेक्स्ट है जिसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ है। ओके, तो इस प्रोटॉन पे अटैक करता है, इस प्रोटॉन पे अटैक हुआ वो उसको अपने साथ ले जाता है, HI बना लेता है। ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं डबल बॉन्ड बनाने के लिए और इनकी वजह से ये यहाँ से निकल जाता है, लाइक दिस, ठीक। तो इट मींस इसमें मैकेनिज्म हुआ क्या, ये निकला, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने आया, उसके बाद ये निकला और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया। तो ये जो डबल बॉन्ड बना उसमें प्रोडक्ट कैसा बनेगा, उसमें दोनों ये CH3 और ये CH3 आपस में एक दूसरे के सामने नहीं आ जाएंगे, एडजेसेंट टाइप ऐसे। क्योंकि जैसे ही ये निकला यहाँ पर डबल बॉन्ड बना, ये निकला, तो ये और ये दोनों एक साइड पे दिखेंगे, ऐसे डबल बॉन्ड जब बन जाएगा दोनों एक साइड पे दिखेंगे। ओके, और ये H और ये वाला, और क्या H है, ओहो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने ब्रोमीन लगाया हुआ है, यहाँ पे H, ये डीहाइड्रो हेलोजनेशन होना है ना इसमें। तो यहाँ पे ब्रोमीन है अगर, तो प्रोडक्ट का आंसर ये होना चाहिए, ये निकला, ये आया, यहाँ से ये ब्रोमीन निकला, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और CH3 सामने सामने आएंगे, H और Br एक दूसरे के सामने आएंगे, तो यहाँ पे Br आना है, लाइक दिस विल बी योर ऑप्शन ए। और अगर यहाँ पे H है तो यहाँ पे H चाहिए। ओके, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा जिसमें एक दूसरे CH3 दोनों के एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिज होंगे। ओके, इसमें मैकेनिज्म में पता लगता है कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना है।
एक्चुअल में ना मेरे को लगता है यहाँ Br ना होके यहाँ पे H होना है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे H है, इसको यहाँ पे ठीक करो। ठीक, तो आपके पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? प्रोडक्ट आपका सेज वाला बनेगा, सेज, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। ये ट्रांस वाला नहीं बनेगा। और एलिमिनेशन क्यों बनेगा? बिकॉज ऑफ लेस पोलर सॉल्वेंट। ओके, चलो चलो जी, आगे वाला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 63। ये क्वेश्चन मैंने रीड किया, बट मेरे को ये ना क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है, या मेरे को नहीं समझ आ रहा है अभी, तो इसके भी पेंडिंग में रखो इसको, इसकी बात अभी मैं करता हूँ बाद में। आप में से अगर किसी को अभी आ रहा है तो बताना। उसके बाद ये, when excess of NH3 is added to the copper sulfate solution, a deep blue colored complex is formed. The complex is, देखो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ऑप्शंस में दे रखे हैं, इट मींस हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही रखना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रखना है जो आपका कंपाउंड बनेगा उसका। ठीक, तो कॉपर जो है वो +2 फॉर्म में है। ओके, क्योंकि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में कॉपर +2 फॉर्म में ही है। उसमें अमोनिया एज अ लीगेंड, 4 लीगेंड जुड़ जाए तो आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा उसकी बात कर रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर मतलब उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी कि टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, तो ये तो करके पता लगेगा। कॉपर +2 आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d9, 3d9 लाइक दिस। ठीक, और इसने 4 लिगेंड जोड़ने हैं, कौन से वाले? अमोनिया वाले। तो इसको क्या करेगा, 4 ऑर्बिटल यहाँ पे, 4 और लिगेंड अमोनिया वाले जुड़ जाएंगे आके, है ना, लाइक दिस। ओके, क्लियर। तो इट मींस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक, और शेप इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई? sp3, sp3 के केस में टेट्राहेड्रल होती है। बट नहीं, ये एक एक्सेप्शन था, ये हमने करा है वेसेपर थ्योरी में, स्पेशल एक्सेप्शन डिस्कस करा है। क्या एक्सेप्शन डिस्कस करा है? इसमें ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको यहाँ पर मूव कर दिया जाता है। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सी करवाई जाती है? dsp2। ओके, क्लियर। तो एक्चुअल में इसमें होता क्या है, एक्चुअल में आफ्टर बॉन्डिंग, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई dsp2, इसकी वजह से शेप कौन सी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। ओके, और ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है कि नहीं है, बट वो प्रमोटेड हो जाता है इसमें। और ये जो है इसके केस में, इसकी वजह से क्या कैरेक्टर आएगा? इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर आएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा स्क्वायर प्लेनर एंड पैरामैग्नेटिक। ये वाली एक्सेप्शन याद रखना, ये कॉम्प्लेक्स ही याद रखना। इसमें पैरामैग्नेटिक, इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डी में ना रह के वो उसको पी वाले में, 4p में प्रमोट कर दिया जाता है, और हाइब्रिडाइजेशन वो dsp2 ही करवाता है, सिर्फ इसी में ऐसा होता है। ओके, सो दैट्स इट। और ये क्वेश्चन हमारा अभी पेंडिंग है, इसको अभी देखते हैं।